बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर जो है उसका रोल क्या होता है सोसाइटी में, और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से सोसाइटी किस तरह बेहतर या किस तरह अफेक्ट होती है। इससे पहले आपने देखा था कि एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस क्या होगा, जिसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की अपने तौर पे। कि अगर आपने कोई भी काम शुरू करना, जैसे यहाँ भी अगर हम ऊपर देखते हैं, एक तो ये था जिसमें ज़्यादा स्टेप्स थे। किसी भी तरह से आप प्रोसेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं या उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये हमने जो यहाँ पे देखा था, ज़्यादा जो असाइनमेंट में भी देखा है कि ये सारे स्टेप्स थे उसके अंदर। कुछ रिसर्चर्स ने इसको 4 फेजेस में जो है वो किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। ये 4 फेजेस का एक प्रोसेस बनाया हुआ है। तो ये भी वही चीज़ें, सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा डिटेल है और यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी जो है वो समराइज़ हो जाती है। तो ये आपने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर का और एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी में क्या रोल होता है। तो ये जो पहले इंट्रोडक्शन है उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा रोल। उसकी मेन वजह ये है कि जो भी इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि जो स्मॉल फर्म्स हैं, जो छोटे छोटे काम कर रही हैं, या जो इंडिविजुअल्स हैं जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और ये जो बॉक्स है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि इसका रिलेशन, यानी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी का रिलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 70% से ज़्यादा है। और जो कौमें जहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी एवरेज से ऊपर है। तो इसलिए इसका रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पहला आपके जहन में ख्याल आए कि हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, अगर पहले नहीं भी कर रहे थे तो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम अपना रुख किया, तो फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इतनी बेहतर क्यों नहीं है। तो इसके बहुत से और रीज़न्स हैं। एक तो हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, आप जानते ही हैं, कि उनकी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी। और अगर डॉक्यूमेंटेड है भी तो हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक हालात जो हैं पिछले कुछ सालों के, वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो हम उसका ब्लेम जो है वो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं दे सकते। ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से कहीं ना कहीं कुछ बचत ही रही है। अब जो मेन थीम है इस टॉपिक का वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट मैनेजमेंट। यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसको करके अपने पैसे कमा लेने हैं, बस आपने उसको अपना जो भी बिज़नेस है या जो भी काम है उसको मैनेज करना है। बल्कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट द पर्सन इन्वॉल्व इन द बिज़नेस, द कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट। कि जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी, और जो आपके इर्द गिर्द माहौल है वो किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है आपके काम से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपकी सोसाइटी को, कम्युनिटी को किसी ना किसी तरह, बल्कि काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। इसकी मिसाल मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दूंगा, बस ये आपको एक बता देता हूँ, या ये जो मेरी सोच है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो तब भी हमारी ज़िंदगी चल रही थी। कंस्ट्रक्शन के काम अगर आप देखते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो वो भी तब होते होंगे, ज़ाहिर होते थे। तो अब जब से ये कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है, तो आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं और आपने किसी दूसरे साइट पे या उसी जगह पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो आप फ़ौरन कोई ईमेल कर देते हैं या कोई कॉल कर देते हैं या व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें बता देते हैं, या जैसे भी आपको पता है कम्युनिकेशन फास्ट है। तो एक एक चीज़ जो बनी है इनोवेशन की वजह से, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से भी, उसकी वजह से आपका ये जो काम है वो तेज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि कम्युनिटी को इसको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। आपके जो रेस्क्यू रिस्पॉन्सेज हैं, पहले क्या होता था कि आपने तो चले, हमने फ़ोन देखे हुए हैं, अगर फ़ोन नहीं थे तो रेस्क्यू के लिए क्या होता था कि कोई भी ऐसी सर्विस है उसको आने में टाइम तो लगना था। लेकिन अब क्या है कि फ़ोन करते हैं सिर्फ, और जो भी करीबी रेस्क्यू बूथ होगा या रेस्क्यू स्पॉट होगा,
जहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी होंगी वो फ़ौरन आ जाएंगी, चाहे वो रेस्क्यू 1122 है या कोई और सर्विस है। तो यानी एक ऐसी चीज़ जिस टेक्नोलॉजी है उसमें इनोवेशन आई, उस एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल आपके यूट्यूब पे जितनी चीज़ें चल रही हैं, हर तरह का मटेरियल, हर तरह का कंटेंट है। जो कंटेंट ज़्यादा पसंद किया जाता है वो ज़्यादा चलता है। मैं ये नहीं कहता कि जो कंटेंट ज़्यादा पसंद किया जाता है वो अच्छा होता है, लेकिन चाहे वो अच्छा है या बुरा है वो अफेक्ट कर रहा है। अगर कहीं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे प्रैंक वीडियोस चल रही हैं और उनको मिलियंस लाइक्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग ये एंजॉय कर रहे हैं, तो जो बना रहे हैं वो मज़ीद बनाएंगे। सोसाइटी का उसमें यह है कि जो भी सोसाइटी इसकी तरफ सोचना शुरू करेगी, इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। और इसी तरह अगर कॉमेडी वीडियोस बन रही हैं और वो ज़्यादा पसंद की जा रही हैं, कोई मिमिक्री बन रही है वो ज़्यादा पसंद की जा रही है, तो लोग वो ज़्यादा बनाएंगे। तो जब वो पसंद की जा रही हैं और लोग वो ज़्यादा बनाएंगे, तो उसका मतलब है कि हम ज़्यादा इन्हीं बातों की तरफ रुख करना शुरू कर देंगे। तो अगर कोई एक अपना यूट्यूब का चैनल बनाता है, एक इस करियर को चूज़ करता है और वो ये सोचता है कि मैं वो दिखाऊं जो दुनिया देखना चाहती है, तो इसका मतलब है कि कम्युनिटी जो है वो उससे अफेक्ट तो हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो दुनिया देखना चाहती है वो ठीक है या नहीं। तो यानी अच्छे तरीके से भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इम्पैक्ट डालती है और कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से भी इम्पैक्ट डालती है। तो हमेशा यहाँ पे जो बात है कि वो एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है सोसाइटी में, वो समझना इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप हमें बड़ी पसंद है तो इसकी हर चीज़ ही अच्छी है। तो ये बात समझाने का मकसद है कि एक चीज़ जो है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और उसके क्या क्या टूल्स हैं जो हम अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं या बुरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसके मुताबिक उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर वो पड़ेगा। ये उसी तरह ही है जैसे अगर कोई कहता है कि टीवी जो है वो हलाल नहीं है, वो हराम है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात साबित हो गई है कि टीवी के ऊपर भी हम अच्छी चीज़ें देख लेते हैं। तो बात तो ये हुई कि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो हलाल या हराम हो सकता है। जो टीवी इटसेल्फ जो है वो, हाँ ये ज़रूर है कि टीवी या इस तरह के या मोबाइल अब आ गए हैं, जिस इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो हराम चीज़ों को या गलत चीज़ों को प्रमोट करने में भी हेल्प करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हलाल चीज़ों को या अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसमें उस चीज़ का तो कसूर नहीं है। जो ज़्यादा प्रमोट हो रहा है उसको देखना हमें ज़रूरी है कि ये क्यों ज़्यादा हो रहा है। खैर, ये ओवरव्यू है, इसके अंदर बताया हुआ है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पॉजिटिव डाल इम्पैक्ट डाल सकती है सोसाइटी के ऊपर। और यही लिखा हुआ है कि एक सोसाइटी की सोशल वेल्थ जो है वो क्रिएट होती है बाय एंटरप्रेन्योरशिप। न्यू मार्केट्स, न्यू इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स, जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और फिर जब इस तरह की एक्टिविटी चल रही हो तो आपके जो भी पर्सनल हैं, जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो जो हिस्से हैं आवाम के, वो एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ रहेंगे। अगर वो नहीं होगा, बेरोज़गारी होगी, काम नहीं चल रहा होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, नेगेटिविटी रहेगी हमेशा, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और ये चीज़ें आपने देखी हैं, ऐसा होता भी है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि द जॉब्स क्रिएटेड बाय एंटरप्रेन्योरशिप इन टर्न लीड टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी। जो कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये वो कंपेयर कर रहे हैं कैपिटलिज्म से। जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि एक ही बंदे के पास ज़्यादा कैपिटल होता है, वही ज़्यादा एक बड़ा एंटिटी बना लेता है और जॉब्स तो वो देता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी की उसमें करेगा। जो भी बेनिफिट्स देने हैं, जो भी देना है, जो ज़्यादा हिस्सा होगा वो खुद ही कमाएगा। तो इस तरह जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा बना लेगा, और जिसके पास कम है वो अगर गरीब है तो गरीब से गरीब तर होता जाएगा, या अगर कम पैसों पे वो कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। ये एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसे ही हो रहा है।
लेकिन मैंने सिर्फ ये एक बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये चांस कम है, इसलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमें काफ़ी हद तक ये समझा जाएगा कि ये छोटे लेवल से शुरू की जाती है और वहाँ पे आप इस्तेसाल करना जो है वो मुश्किल होगा। उस यहाँ पे जब आप काम शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ख़ास तौर पे आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे पहले से बड़े जाइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जनरल बात है, इसमें मतलब वो नहीं है कि हमेशा कैपिटलिस्ट जो हैं वो फ़ायदा ही उठाते हैं और जो हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मिल बांट के ही खाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप का एक और फ़ायदा कि बहुत ज़्यादा लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा टैक्स भी देंगे। टैक्स होगा गवर्नमेंट के पास तो वो सोशल सर्विसेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह पे ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा सकता है, लगा सकती है गवर्नमेंट। एक रिसर्चर है, उसने बहुत से बेनिफिट जो हैं वो गिनवाए हैं, वो हम देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसकी डिटेल्स आप खुद ही देखेंगे, लेकिन आपको ये ऑब्वियसली समझ आ रही है कि जब भी कोई एक एंटरप्रेन्योर काम शुरू करता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट शुरू होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेंगी। आपने ये बहुत सा आसान है कि आप कह सकते हैं कि यार मैं तो अकेला भी कर सकता हूँ, छोटे से छोटा काम भी अगर मैं अकेला भी कर लेता हूँ। क्योंकि पिछले दिनों किसी ने पूछा था कि मैं अगर यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, तो आप ठीक है यूट्यूब चैनल बनाते हैं, आप अकेले बना रहे हैं, आप अपना ही सारा आपका सेटअप है, लेकिन एज्यूम करें कि आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स आपके 1 मिलियन तक हो गए हैं। अब आपकी वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होंगी, अच्छा मटेरियल होगा उसके अंदर, अच्छा कंटेंट होगा। आपके पास कंटेंट भी ख़त्म हो रहा है, अब आप एक ही चीज़ दिखा दिखा के बोर कर रहे हैं लोगों को। तो अब आपको चाहिए इनोवेशन, तो इसका मतलब है आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, आप अच्छे कैमरामैन भी हो सकते हैं इन्वॉल्व करें, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करेंगे, यार चलो मिल के कुछ करते हैं। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जो मेरा ख्याल है आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि अगर छोटा से छोटा काम भी है तो उसके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं। और फिर यहाँ पे एक एथिकल चीज़ें और मॉरल चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, खासतौर पर जो रूरल एरियाज़ में हैं, उनको भी यहाँ से फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई आर्ट वर्क या कोई सिलाई कढ़ाई का काम आता है या इस तरह के और बहुत से काम हैं, तो लोग देखते हैं कि हम महंगे दर्जियों की बजाय सस्ते जगह से करवाएं। तो रूरल एरियाज़ में लोग जो हैं अक्सर ये काम सस्ते में कर रहे होते हैं, तो उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, वैसे उनको जॉब नहीं मिलती है जो वो चीज़ बनाते हैं। हो सकता है कि वो इतनी अच्छी ना बिकती हो, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है एक एंटरप्रेन्योर के थ्रू कि वो अपनी जो मेहनत है उसको बेहतर तरीके से उससे कमाई कर सकते हैं। फिर है इनकम जनरेशन एंड फ्यूअर सोशल प्रॉब्लम्स। ये एक तरह से बात पहले भी हमने की है और सोशल प्रॉब्लम्स के कम होने की बात भी मैंने की कि आपके अगर इनकम जनरेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे होंगे, तो कम लोग जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर होता जाएगा, आपकी सोसाइटी जो है वो ओवरऑल बेहतर होती जाएगी। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है टूरिस्ट की भी कि टूरिज़्म जो है वो बढ़ेगा तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जब बढ़ेंगी तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, एम्प्लॉयड होंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी टूरिज़्म बढ़ने से। अगर आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आपके मुल्क में ज़्यादा हैं तो टूरिस्ट तो नहीं आएंगे इतने, और टूरिस्ट नहीं आएंगे तो आपके मुल्क जो है वो एक फॉरेन रिज़र्व से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो है वो महरूम हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी जो है वो ख़राब होगी। तो ये है इनकम जनरेशन, और जिसकी वजह से आपके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो कम होते जाएंगे। ये एक जनरल बात है। अगर आपकी इनकम जनरेशन जो है वो है ही गलत काम से, यानी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपको उससे पैसे कमा रहे हैं, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। जैसे आप अगर कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो लोगों को एडिक्टिव बना रही है किसी भी तरह से, आप उससे पैसे तो कमा रहे हैं, लोग भी जो इन्वॉल्व हैं वो भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जब लोग उसमें एडिक्शन में आ जाएंगे तो सोशल प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी फिर। तो ऐसी एग्जांपल्स कम ही होती हैं, लेकिन होती तो हैं। तो बहरहाल एक जनरल यही चीज़ समझी जाएगी कि इनकम जनरेशन होगी इससे, और सोशल प्रॉब्लम जो है वो कम होती जाएंगी क्योंकि लोग जो हैं वो किसी काम में इन्वॉल्व होंगे। फिर है पर्सनल चैलेंज। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो
बड़ा चैलेंज लेगा, वो हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा अपने काम को। शुरू में उसको मसले भी बड़े होंगे, उसका जो काम है वो जब शुरू में इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा होगा, तो उस वक्त उसके लिए चैलेंज है। तो वो एक पर्सनल चैलेंज के तौर पे जब लेगा कि मैंने जो भी पैसे लगाए, जो मेहनत की, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो वो एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो एंटरप्रेन्योर का बढ़ाएगा। इम्प्रूवमेंट्स इन इंडस्ट्री कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में, जब किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दिए हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ और रीजन्स वेयर देयर आर वेरी फ्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जहाँ पहले कम एक्टिविटीज़ होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वहाँ पे जब एंटरप्रेन्योरशिप की कोई भी इनोवेटिव एक्टिविटी आएगी तो वो डेवलपमेंट को करेगी, वो ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट आएगी वो काम करने में। इसको आप अगर देखें तो आपकी जितने भी ये ऑर्गेनिक चीज़ें अगर हम देख रहे हैं अब, जैसे ऑर्गेनिक एनिमल्स हैं खाने के लिए, डिफरेंट चिकन हो गया, या आपके जो दूसरे जानवर भी हैं। बहुत से लोग ये भी क्लेम करते हैं कि अगर हम भैंसों का दूध देख रहे हैं तो वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और लोग इसको बहुत छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसकी मार्केट बहुत कम है। तो उसके अंदर आपका जो ज़ाहिर है जो चीज़ जो प्रोडक्ट बनेगी, अगर आप चिकन को प्रोसेस फूड नहीं खिला रहे, उसकी फीड जो है वो उसके अंदर कोई ऐसे हार्मोन्स नहीं है, वो ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहा है चिकन, उसकी नस्ल भी ऑर्गेनिक है, वो पहले से उसके अंदर कोई वो केमिकल जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई, सॉरी बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम कहेंगे, वो नहीं है, और उनको खाना भी ठीक मिल रहा है, वो ऑर्गेनिक है। तो चीज़ जो प्रोडक्ट बनेगी, जो चिकन बनेगा वो महंगा बनेगा, तो इसका मतलब है कि मार्केट कम होगी, लोग कम कोशिश करेंगे कि सस्ता ही ख़रीदें। तो लेकिन ये है कि अगर किसी ने सोचा है कि हम लोगों को अच्छी चीज़ खिलाएं, एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू किया एंटरप्रेन्योर ने, तो इसका कहीं ना कहीं वो मोर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेगा। अब देख लें कि पहले इतना ट्रेंड नहीं था, कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, कि देसी मुर्ग खाना है। शायद बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में ही होगा, वहाँ पे तो मिल भी जाते हैं, वहाँ पे तो कोई ऐसे वो उनको बड़ा भी नहीं करता कि मैंने उनको बेचना है, वो तो अपने घरों के लिए होता। लेकिन अब रिसेंटली ये काम शुरू हो रहा है, तो पोल्ट्री की इंडस्ट्री में ये चीज़ जो है वो डेवलपमेंट लेके आएगी बल्कि लेके आ रही है। अब बहुत से लोग हैं जो जिनको लगता है कि हमें तो ब्रॉयलर चिकन नहीं खाना चाहिए, वो खाते हैं देसी चिकन और अंडे देसी खाते हैं। तो ज़ाहिर है कि कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा बंदा होगा जो बना रहा है, उनको पैदा कर रहा है, तो फिर ही उनको मिलेगा। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो बेहतर होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मैच्योर होती जाएगी। हायर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा काम हो जाएगा जब एंटरप्रेन्योरशिप इंकरेज्ड होगी। एंटरप्रेन्योरशिप में लोग काम कर रहे होंगे छोटे छोटे, चाहे फैक्ट्रियाँ लगाई हों, चाहे घर के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हों, तो एक प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेहतर होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले हम, अब खाने में देख लें, खाने में या तो लोग घरों में बनाते थे चीज़ें, रमज़ान में जिस तरह आ गया तो एक अंबार शुरू हो गया कि फ्रोज़न फूड्स, समोसे, रोल्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब फ्रोज़न लोग जो हैं वो बेच रहे हैं। तो उनका ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन यह है कि उनका काम जो है वो इसी तरह शुरू हो गया और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सकती है उससे। और इसी तरह टेक्नोलॉजी के अंदर भी अगर कोई हम में से करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इंक्रीजेज इन एक्सपोर्ट्स एंड लेस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। जब एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो नए काम शुरू होंगे, नए कारखाने जो हैं वो बनेंगे आपके लोकल एरियाज़ में। आप ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, अब ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो ज़रूरी तो नहीं कि वो सारी लोकली ही सेल हों, तो आप उनको बाहर भी बेच सकते हैं, तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जिससे आप ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो कमा सकते हैं, एक्सचेंज रिज़र्व्स आपके जो हैं वो बढ़ेंगे।
और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होती जाएंगी। इसकी भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आपने देखा होगा कि 10-12 साल पहले बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट ही होके आ रही थी, उनमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम खुद ही यहाँ पे बना रहे हैं। छोटी से छोटी प्रोडक्ट से लेके बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें। इवन ये जो कंस्ट्रक्शन के बहुत से मटेरियल हैं, आपने देखा होगा कि जो फसाड्स हैं डिफरेंट वॉल पैनलिंग होती है या इससे रिलेटेड और चीज़ें जो हैं वो चाइना से आती थी। अब बहुत सी चीज़ें वो लोकल बन रही हैं, उनकी प्राइस भी कम हो गई है। तो ये जब आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हों तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब जो मटेरियल लोकली बन रहा है वो जो है हमें फ़ायदा ही दे रहा है, उसकी कॉस्ट भी कम है। उसको जब वो ज़्यादा होगा तो हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये कुछ जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो आपने देखे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के मेजर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और जो भी डिस्कशन हुई है उससे ये क्लियर है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इकॉनमी को इम्प्रूव करती है। इट क्रिएट्स अ बेटर प्लेस टू लिव। Entrepreneurship definitely offers many advantages to individuals, families, and the general community. These advantages influence one another and are interwoven to create a multiplier effect. जब ज़्यादा क्रिएटिव होंगे तो ज़्यादा अच्छी और नई और यूनिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे। As we succeed, we become proud of our achievements and we are motivated to increase our production. Or when we produce more goods, we can lower our need for imports and have excess goods for export while simultaneously creating jobs. यानी हम अपनी जो मोटिवेशन के थ्रू और अच्छी नॉलेज के थ्रू अगर हम कोई यूनिक और नई चीज़ बनाते हैं तो वो ज़ाहिर है लोकल भी फ़ायदा देगी, वो ज़्यादा बन जाएगी तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जॉब जो हैं वो क्रिएट होंगी। Entrepreneurship is advantageous, but it also involves hard work and sacrifices. It can boost the economy, improve living conditions, and reduce dependence on गवर्नमेंट। हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस जो है वो इसके लिए चाहिए। अब यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है कि थिंक ऑफ 3 रिवॉर्ड्स एंड 3 ड्रॉबैक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ दीज मे इफेक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, द फैमिली एंड द कम्युनिटी। अपने दोस्तों के साथ ये करें, अगर नहीं तो ख़ुद अकेले भी कर सकते हैं। इसकी मैं आपको मतलब ये एक छोटी सी असाइनमेंट आपके लिए दे सकता हूँ कि आपने अगर कोई काम करने का सोचा है पिछले हफ्ते, अपनी सेल्फ डिस्कवरी और सारा एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस को जज करते हुए कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आपके ख़्याल में उस काम में क्या 3 रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे और क्या 3 ड्रॉबैक्स जो हैं वो हो सकते हैं, जो या तो आपसे रिलेटेड हैं या आपकी फैमिली या कम्युनिटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप अपने तौर पे सोचें और सोच सकते हैं इसके अंदर। ये समरी है कि क्या इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा, और अगला टॉपिक देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो इस टॉपिक में देखेंगे कि ऐसे क्या खसूसियात जो हैं वो एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए ताकि वो जो भी काम करे वो बेहतर तरीके से परफॉर्म हो जाए। और पहले पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि कुछ लोग होते हैं कि जो बड़े मोटिवेटेड होते हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है अपना बिज़नेस ऑपरेट करने का, उनको रिस्क लेने या चैलेंज लेने से डर नहीं लगता, वो बल्कि इसको पसंद करते हैं। तो वो जो है वो हो सकते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करें, एंटरप्रेन्योर बन जाएँ। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। ये भी बड़ी कॉमन है कि जॉब नहीं है तो चलो कोई काम कर लेते हैं, कोई रेडी लगा लेते हैं, कोई फूड स्टॉल लगा लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, छोटा सा कोई ढाबा खोल लेते हैं। तो उनके पास तो चॉइस ही नहीं थी, तो उन्होंने इसलिए शुरू किया। तो उनका भी हो सकता है कि कामयाब हो नाकाम हो, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम जो है, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म की जाएगी, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो बनेगा। तो इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हैं कि सबसे पहले कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, और डू अ सेल्फ असेसमेंट टू डिटरमिन योर एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, इसमें से कुछ आपने पहले भी किया है, लेकिन इसके अंदर आप अपने आप को, यानी जब आप पहले तो पढ़ेंगे कि क्या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हों, ज़रूरी नहीं कि कोई भी ना हो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनको आप
ज़्यादा पानी दे के, यानी ज़्यादा उनको नर्चर करके आप बेहतर तरीके से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पीपल कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। और एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन वो याद करवा रहा दोबारा कि जो पहले हमने देखी थी उसमें क्या देखा था। उसमें यही देखा था कि हमने एक ऐसा बंदा जो कहीं ना कहीं से इनोवेशन लेके आता है, वो जो भी इर्द गिर्द के हालात होते हैं उसको वो देखता है, उधर से वो कोई या तो मजबूर हो कि कोई नया चीज़ बनाता है, या उसको इंस्पिरेशन मिलती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ जो है वो नई है, यूनिक है और ये फ़ायदा देगी। तो वो ये काम करता है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। We can determine four basic abilities from the definition that enable entrepreneurs to develop successful business ventures. डेफिनेशन के अंदर ही कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम निकाल सकते हैं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा। सबसे पहले है एक इनोवेटर होना चाहिए, कि जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेटर हो, अ पर्सन हू अटेम्प्ट्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्टिव टेक्निक्स और न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कि यानी पहले से जो भी काम हो रहा है उसके अंदर कोई जिद्दत लेके आए, कोई डिफरेंट तरीके से वो काम करे। और ये भी आपने हर जगह ये मिसाल देखी है। मैं आपको छोटी सी वैसे मिसाल देता हूँ कि आपने बहुत से खाने तो खाए ही होंगे, आपने बर्गर भी खाए होंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि मशहूर हो गए जी चीज़ लावा बर्गर, और इस तरह बर्गर बना के तो उसके ऊपर चीज़ पिघला के तो डाल देते हैं। अब खाने में वो कैसा है या कैसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ इनोवेशन की वजह से मशहूर हो गई है कि यार ऐसा तो हमने पहले कोई नहीं बर्गर देखा, बर्गर के अंदर ही चीज़ होती है, ये बाहर कैसे डाल दिया ऊपर उन्होंने। तो देखने में भी अच्छा लगेगा, मज़ा आता है देख के, चलो जी चीज़ नीचे जा रही है। तो इनोवेशन है। इनोवेशन मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है, ये बड़ी भी हो सकती है। इनोवेशन है कि आपने गाड़ियाँ जो थी वो पहले सारी फ्यूल पे चल रही थी, पेट्रोल या डीज़ल पे। तो एक बंदा आया, उसने कहा कि यार मैं टेस्ला बनाता हूँ, एलॉन मस्क। उसने कहा कि मैं टेस्ला बनाता हूँ, गाड़ियाँ जो हैं वो बिजली पे चलें, बिजली जो है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से ले लेंगे, सन से, सोलर या विंड एनर्जी वगैरह वगैरह, वो तो कहीं और से भी आ जाएगी। लेकिन हमारी जो गाड़ियाँ होंगी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी, वो नहीं इतना धुआं छोड़ेंगी, उनके अंदर तो धुएँ का सिस्टम ही कोई नहीं है। वो तो उसके अंदर तो अगर खुदा ना खासा धुआं निकल आए, इसका मतलब है आपकी मोटरें जो हैं वो जल गई। यानी बात करने का मकसद ये है कि ये उसने इनोवेशन एक बड़ी लेवल पे भी है और इनोवेशन छोटे लेवल पे भी हो सकती है। तो किसी भी तरह से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है वो एक इनोवेटर होगा। वो जो भी काम कर रहा है उसके अंदर वो नई तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। ही इज़ अ रिस्क टेकर, risking not only time, effort, and business reputation, but his or her इन्वेस्टेड फंड्स एंड दोज ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, रोल प्लेयर्स, इन्वेस्टर्स। कि वो जब एक नई चीज़ बना रहे हैं वो उसके अंदर रिस्क तो होगा, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। यही एग्जांपल मैंने आपको जिसमें बर्गर की दी है, अगर वो इतना वो जो चीज़ से भरा हुआ बर्गर लोगों को पसंद ही ना आए, कहीं यार ये क्या है, वो हमें तो बन जो है वो क्रंची चाहिए, ये तो चीज़ की वजह से नरम हो गया, तो हो सकता है कि वो ना पसंद करें। हो सकता है लोगों को बड़ा पसंद आएगा, यार देखो चीज़ ही मेल्ट हो रहा है मुंह में वगैरह वगैरह। तो उसने रिस्क लिया किसी भी बंदे ने। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो एक रिस्क टेकर होता है। अ पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव टू कंबाइन लैंड, कैपिटल एंड लेबर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कि जो भी रिसोर्सेज उसके इर्द गिर्द हैं उनको मिला के एक अच्छी बेहतर गुड या सर्विस बनाने का वो इनिशिएटिव लेता है, काम शुरू करता है। यानी आपके पास इनोवेटिव आइडिया भी है, आप रिस्क भी लेने को तैयार हैं, लेकिन आप करते ही नहीं हैं। तो आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो नहीं हो सकते। आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं मेरी तरह और आप कुछ करते नहीं हैं, तो इसका मतलब है आप एंटरप्रेन्योर तो नहीं बने। आपके पास नॉलेज है लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो यू नॉट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज मल्टीपल पीपल एंड टास्क्स एंड मेक्स बिजनेस पॉलिसी डिसीजंस टू सेट द कोर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। कि जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मैनेज अच्छा करेगा, अच्छा मैनेजर होगा। उसने रिस्क भी ले लिया, इनोवेशन की भी उसके आइडिया था कि मैंने क्या नया बनाना है, उसने इनिशिएटिव भी ले लिया, लेकिन उससे मैनेज ही नहीं हुआ, तो वो चांसेस हैं कि एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं होगा। A successful entrepreneur needs to possess certain abilities and qualities. These qualities include
बहुत सारी हैं, आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा, क्लियर विजन ऑफ गोल्स, मोटिवेटेड टू अचीव गोल्स, कपल्ड विद हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रिपेयर टू टेक मॉडरेट रिस्क, यानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क नहीं होंगे, मॉडरेट रिस्क, रेजिलियंस, बीइंग एबल टू टेक नो फॉर एन आंसर विदाउट गिविंग अप, यानी रेजिलियंस का मतलब है कि आपने काम शुरू किया लेकिन आपको सारे कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये ना करें इसको, ये छोड़ दें काम, आपको बड़ा नुकसान होगा। आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, बहुत से लोगों को वो पसंद ही नहीं आई, लेकिन आपको ये पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये लोगों को की ज़रूरत बन जाएगी। तो आप अगर उस वक्त हार नहीं मानी आपने और आप वो काम करते रहे हैं, और तो एट द एंड हो सकता है कि लोगों को वो वाकई पसंद आ जाए और काम जो है वो चल पड़े। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुई, तो शुरू में लोगों ने कहा नहीं हमने तो नहीं करना ये काम, हम तो जा के लेंगे चीज़ पसंद करके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि लोगों का ट्रेंड जो है वो हो गया, अब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे हैं। पिछले साल इस चीज़ को वैसे ही बहाना मिल गया कोरोना की वजह से कि अब हम बाहर नहीं जा सकते, तो ये काम जो है बहुत ज़्यादा चल गया। तो जिसने पहले शुरू किया था वो रिजिलियंट नहीं था, उसने हो सकता है हिम्मत हार के अगर छोड़ दिया हो, तो फिर तो वो उसको तो फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा किसको हुआ? जिसने शुरू किया हुआ था और वो उसके कंटिन्यू कर रहा था इवन विद अब नेगेटिव फीडबैक। हैविंग इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने का उसके अंदर हौसला होना चाहिए। पोजेसिंग लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, सीकिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, अ पॉजिटिव आउटलुक, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजंस, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू ऑल टास्क। ये बड़ा ज़रूरी है कि हर तरह के टास्क के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो। कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई मसला ख़राब हो गया, तो उस वक्त अगर आप हिम्मत हार जाएं, आप नेगेटिव हो जाएं, आप उसको उसके लिए परेशान हो के तो बाकी कामों को छोड़ दें, तो वो एक अच्छा काम एंड नहीं होगा। बीइंग एंटरप्राइजिंग, यानी जो भी नया अपॉर्चुनिटी आ रही है आ, उसको वो एक्सप्लोर करे, उसको रिकग्नाइज करे और बाकियों से पहले करे। और इन शॉर्ट यही लिखा हुआ है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट ईजी। इन ऑर्डर टू सक्सीड एंटरप्रेन्योर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नीचे लिखी हुई हैं कि पैशनेट अबाउट देयर वर्क, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो जुनूनी है, उनको वही काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई दिल से नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो बड़ा मुश्किल है कि उसके अंदर सक्सेसफुल होंगे, किस्मत से ही होंगे। फिर क्लियर विजन है कि जो काम कर रहे हैं उसका उनको पता होगा कि हमने क्या, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आप खुद पढ़ें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए कि इसके अंदर क्या बात लिखी हुई है। स्मार्ट, आपने पहले कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में भी ये पढ़ा था कि स्मार्ट क्या है, कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। तो जो एंटरप्रेन्योर जो चीज़ें एनविजन करेगा, जो सोचेगा, जो गोल वो बनाएगा, तो वो भी स्मार्ट होने चाहिए। रेजिलिएंट का पहले बता दिया कि वो जब उसके ऊपर कोई नेगेटिव फोर्सेस आएँ तो वो उनसे परेशान ना हो, वो उनको उनको झेल के जो है वो आगे चले। ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कॉम्पिटेंट इन ह्यूमन रिलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको ह्यूमन रिलेशन जो है वो रखना पड़ेगा, तो उसके अंदर उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। सेल्फ अवेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद से पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है कि सेल्फ अवेयरनेस अगर नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है कि आप किस काम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको पता नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और आपको ये भी नहीं पता कि अगर आप उस पर्सनैलिटी को चेंज करें तो किस हद तक चेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको बोलना पसंद नहीं है, लेकिन अगर उनको कहीं बोलना पड़ता है तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा बोलें। तो ये चीज़ जो है वो आइडिया होना चाहिए कि अगर मैंने ये काम नहीं किया और मैं करना चाहता हूँ, तो मैं उसके अंदर किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और ये काम मुश्किल भी होता है कई दफ़ा, आपको नहीं पता होता, जब तक आप किसी चीज़ में कूदते नहीं हैं, आपने वो काम किया ना हो, तो आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो इसी तरह आपने अगर कोई काम नहीं किया तो आपको सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं होगी। टेक्निकल नॉलेज, ज़ाहिर है जो भी काम कर रहे हैं उसकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग, आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, लोग आपसे पूछते आते हैं कि यार ये ऐसे है, ये पानी में ख़राब तो नहीं हो जाएगी, ये कितना साल चल जाएगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, आपको पता ही नहीं है, आप ऐसे ही बता देते हैं कुछ भी, तो लोगों का तो ट्रस्ट नहीं बनेगा। तो
ट्रस्ट नहीं बनेगा तो आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। मार्केट नॉलेज जो है वो आप कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन पहले ही किसी ने बना ली हुई है और वो बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पड़ी हुई है, तो ना उसकी बिकेगी ना आपकी बिकेगी फिर, या उसकी बिक रही है आपने बाद में कदम रखा है तो आपकी नहीं बिक रही। तो मार्केट नॉलेज ये भी बहुत सी वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको वैसे भी पता है कि ये होनी चाहिए कोई भी आप काम कर रहे हैं तो। और फिर सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज, अगर आप कंपटीशन में हैं किसी के साथ तो आपकी कस्टमर सर्विस जो है वो बेहतर होगी, या आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगा, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अब जो नीचे में बात है वो इंपॉर्टेंट है कि वट इफ़ अ पर्सन लैक्स वन और मोर ऑफ दीज क्वालिटीज़, डोंट वरी बिकॉज मैनी ऑफ दीज क्वालिटीज़ कैन बी लर्नड। ये जो ऊपर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं वो लर्न की जा सकती हैं, जैसे मार्केट नॉलेज है, कस्टमर सर्विस आपने बेहतर करनी है, ये आप वर्क करके जो है वो कर सकते हैं। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को आप बढ़ा सकते हैं। रेजिलियंस जो है वो अगर आप के नेचर में नहीं है तो मुश्किल है उसको करना, लेकिन आप उसको फिर भी कोशिश करके बेहतर हो सकते हैं, हालात के मुताबिक हो सकता है कि आप वैसे ही आपकी नेचर भी चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अगर आपके अंदर नहीं हैं, लेकिन लेट्स से अगर 10 में से 7 चीज़ें हैं, 3 नहीं हैं, तो आप उन 3 चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन 7 में से अगर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है और आप कहते हैं कि मैं उसको बाकी चीज़ों को लर्न करूँ, तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए बहुत से लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनते, वो कोई जॉब शुरू कर देते हैं, वो किसी एंटरप्रेन्योर के साथ जो है वो काम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो 4 क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, ये एक मेजर असाइनमेंट है जो जो आपने पहले एक तरह से की है, लेकिन अब आपको वही जो चीज़ है वो रिफ़ाइन होके सामने आएगी। इसके बाद हो सकता है कि आपने जो पहले सोचा था कि मैं ये काम करूँगा, हो सकता है कि आप कोई और काम करने का सोचें। तो ये एक्टिविटी जो है वो कोर्स की रिक्वायरमेंट या वो सारा कुछ तो ज़्यादा चीज़ है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसको आप ज़रूर करें। पहला इसके अंदर है कि अपने जो परसीव्ड स्ट्रेंथ्स हैं वो देखें, क्या ये जो स्ट्रेंथ हैं ये ऊपर जितनी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं क्या उनके करीब करीब भी हैं। अगर आधी भी उसके अंदर से हो रही हैं, इसका मतलब है कि आप बाकी आधी पे वर्क करके तो बेहतर सोच सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो मैं बन सकता हूँ या नहीं। आइडेंटिफाई वेयर देयर आर गैप्स इन योर एंटरप्रेन्योरियल लाइफ, यानी क्या वीकनेसेस हैं जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, आप उनसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए लेकिन मुझ में नहीं है, वो क्या गैप है, उनको मैं कैसे फिल कर सकता हूँ। डिसाइड हाउ यू कैन मीट द गैप्स, अगर आपको लगता है कि एक चीज़ आप में वीक है, आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया कि इफ़ बीइंग ऑर्गेनाइज अ चैलेंज फॉर यू, यानी आप ऑर्गेनाइज नहीं है इतने, आप हैप-हैज़र्ड चीज़ें करते हैं, आप लिखते नहीं हैं, आप ऐसे ही काम शुरू कर देते हैं। आपने कोई काम करना है तो आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि ये मैंने कितने बजे शुरू करना है, इसके ऊपर मैंने कितने रिसोर्सेज लगाने हैं, कितने बजे ख़त्म हो जाएगा ये। यानी आपकी ज़हनियत या जो काम करने का तरीका है वो इस तरह का नहीं है। तो देन हू डू यू नो दैट इज़ एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइज़र दैट यू कैन लर्न फ्रॉम। तो ऐसा कौन सा बंदा है या क्या रिसोर्स है जहाँ से आप जिससे आप ये चीज़ जो है वो सीख सकते हैं। वो हो सकता है आपको बताए कि यार अगर तुम्हें काम करना है ना तो पहले तो सोचो कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कितना टाइम इसके अंदर लगेगा, वो आप नोट डाउन करते जाओ। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो जब आप इस तरह करना शुरू करेंगे, हो सकता है शुरू शुरू में आप तंग पड़ जाएं कि यार ये क्या है, इतना सा काम करना है मैंने, मैं अब इसके लिए लिखूँ। लेकिन एक ऑर्गेनाइज़र बनने के लिए अगर आपको किसी ने ये मशवरा दिया है और अगर आप वो फॉलो करते हैं तो ऐसा ऐसा आपकी आदत बन जाएगी कि आपने जो भी काम करना है वो आप प्रॉपरली प्लान करके ऑर्गेनाइज करके करें। तो यानी इस तरह आपने अपने जो वीकनेस थी, जो गैप था, उसको बेहतर कर लिया। डिसाइड हाउ यू कैन मेक यूज़ ऑफ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द बिजनेस वेंचर यू हैव इन माइंड इन योर कम्युनिटी। कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उनको आप कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपने जो एक सोचा है बिज़नेस वेंचर वो आप जो है अपनी कम्युनिटी में लॉन्च कर सकें। तो ये आपकी एक्टिविटी होगी। और जो बाकी है एंटरप्रेन्योरियल फैमिली, ये आप खुद ही पढ़ें, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो है जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, तो उसकी फैमिली जो है वो भी अफेक्ट होगी। हो सकता है कि आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आपको पैसे भी फैमिली के फंड्स में से चाहिए हों, जैसे घर जो है वो कहीं आपने बेच के तो वो पैसे लगा दिए हैं, या जो फैमिली की कुछ चीज़ें हैं वो बेच के आपने जो है वो पैसे एक अपने बिज़नेस में लगाए हैं।
तो आपकी फ़ैमिली तो इफ़ेक्ट हो रही है। फिर जब आप इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आपकी फ़ैमिली जो है वो उसको टाइम नहीं मिल रहा, वो नेगलेक्टेड फ़ील हो रही है। आपके जो रोज़मर्रा के काम है फ़ैमिली के अंदर वो अफ़ेक्ट हो रहे हैं। आप सैर पे नहीं जा सकते फ़ैमिली के साथ, आप क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और फिर खुदा ना खास्ता अगर आपने शुरू के जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप के शुरू के दिन है उसके अंदर आपकी इनकम अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ताने भी सुनने पड़ेंगे, इतने पैसे हमारे लगा दिए हैं तो कमाई है कोई नहीं, तो ये नहीं था करना चाहिए, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये ना करो, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी एंटरप्रेन्योर की फैमिली जो है वो एक एंटरप्रेन्योर को झेलनी पड़ती हैं। या जब उसने काम शुरू करना है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको कैलकुलेट करनी चाहिए कि ये कितना मेरे मुझे अफेक्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे ये असाइनमेंट है लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको मैंने वो असाइनमेंट दे दी, अगर आप वो सही कर लें तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा फ़ायदे में है। ये सारी असेसमेंट्स हैं आगे, लेकिन हम वही वाली अभी करेंगे।